हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक, जो हमने प्रीवियस वीडियो में तीन पार्ट में फंडामेंटल राइट्स पढ़े, जो कि संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णित है। ठीक, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पेपर या एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज देखते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो जैसा कि हमें पता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 व्याख्या करता है। तो हमें पता है भारतीय संविधान का भाग 3 व्याख्या करता है हमारे मौलिक अधिकारों की, जो मूलभूत अधिकार हमें प्राप्त है उनकी व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में केवल भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं? जैसे कि हमें पता है, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में दो तरह से लोगों को वर्णित किया गया है, एक तो व्यक्ति और एक नागरिक। तो व्यक्ति वो है, नागरिक है जो जिनको भारतीय नागरिकता प्रदान है। ठीक है, जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ वही। लेकिन व्यक्ति में भारत के नागरिक प्लस विदेश से आने वाले लोग, जो भी अलग अलग लोग हैं, वो सब शामिल हैं। ठीक है, तो जो सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान है मौलिक अधिकार, वो टोटल 6 हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा भाग स्वाभाविक न्यायपूर्ण न्यायवाद है? तो हमें पता है कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, मौलिक अधिकार है, वो न्यायपूर्ण और न्यायवाद है। ठीक, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर हमारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त नहीं होते हैं, या फिर किसी तरह से किसी के द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, तो हम आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और 226 के थ्रू हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें 5 तरह की रिट का वर्णन किया गया था। ठीक, तो इस ऐसे हमें पता चलता है कि मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में वर्णित है, न्यायपूर्ण और न्यायवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार किसके द्वारा संरक्षित या गारंटीकृत है? तो मौलिक अधिकार न्यायपालिका द्वारा संरक्षित है, संविधान द्वारा संरक्षित है और गारंटीकृत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि 1950 से पूर्व भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? ठीक है, तो अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी विधि है वो तब तक का लागू है जब तक वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करती है। ठीक है, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उससे पहले भी लॉज चले आ रहे थे, तो उन लॉज को पूरी तरह ना मानना उस वक्त मीन्स उन लॉज को भी आगे ले जाना था। ठीक है, तो उसमें जिस भी पॉइंट पे वो जो कानून है, लॉज है या विधि है, ठीक है, वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही थी, या फिर हमारे मौलिक अधिकारों की से मेल नहीं खाती थी, या फिर हमारे मौलिक अधिकारों को के अपोजिट थी। ठीक है, तो उस पॉइंट से वो जो कानून था वो शून्य माना गया, तो वो हमारे अनुच्छेद 13 में वर्णित है। वहीं अनुच्छेद 12 में वर्णित किया गया था कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य में क्या क्या इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो जैसा कि हमें पता है, जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकार में जो मौलिक अधिकार थे, उस वक्त हमें 7 प्रोवाइड किए गए थे। तो जो मूल मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे। इसमें संपत्ति के अधिकार को भी शामिल किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के थ्रू संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, तो बहुत सारे वाद हुए थे, उसके बाद ही इसे मौलिक अधिकार से हटाया गया। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार शामिल है
वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार में शामिल है, जो कि अनुच्छेद 300A में वर्णन है जिसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो हमें पता है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कितने अधिकार थे? तो हमने अभी बताया कि मूल संविधान में टोटल 7 अधिकार थे। इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो वर्तमान में जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो टोटल 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि मौलिक अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली सारी विधियां शून्य हो जाएंगी? तो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियां शून्य हो जाएंगी। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है, तो हमारे अनुच्छेद 19 से प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समता के अधिकार को शामिल किया गया है, तो हमारा जो समता का अधिकार या समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक का वर्णित है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंधों से आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो वो हमारे राष्ट्रपति के पास है, वो भी मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि की समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो हमें पता है अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण दिया गया है। ठीक है, वही आर्टिकल 15 में किसी भी नागरिक को केवल मूल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 16 में दिया गया है लोक नियोजन की समानता। आर्टिकल 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, और वहीं आर्टिकल 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध करता है? तो समानता का अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध करता है, जो कि आर्टिकल 15 में कहा गया है किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर या जन्म के स्थान पर आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 17 संबंधित है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ठीक है, अनटचेबिलिटी से। ठीक है, वहीं आर्टिकल 16 संबंधित है लोक नियोजन में समान अवसर। ठीक है, अवसर की समानता से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों के अंत की बात की गई है? तो आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। इसमें ये कहा गया है कि शिक्षा और जो भी हमारे सैन्य उपाधियां हैं, उनके अलावा कोई भी जो उपाधियां हैं उनका यूज अपने नाम के आगे या नाम के पीछे नहीं किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न प्राप्तकर्ता नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता? तो हमें पता है कि आर्टिकल 18 बताता है उपाधियों का अंत। ठीक, इसमें ये बताया गया है कि जो भी शिक्षा है या फिर शिक्षा से रिलेटेड जैसे डॉक्टर है, ठीक है, वैसे ही सैन्य अभ्यास से रिलेटेड जैसे लेफ्टिनेंट है, उन्हीं उपाधियों का यूज हम अपने नाम के आगे या पीछे कर सकते हैं। लेकिन भारत रत्न हमारी एक तरह से पुरस्कार है, तो उसका हम एक तरह से अगर विधि के रूप में देखें या जो हमारे लॉज हैं उसके अनुसार देखें, तो हम अपने नाम के आगे या जिसको प्राप्त होता है भारत रत्न, वो अपने नाम के आगे या पीछे इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल 18 के थ्रू है, 18(1) के थ्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा मिलान अनुकूल नहीं है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, ये सही है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता बताता है, सही है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत है, नहीं। अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत, जबकि उपाधियों का अंत दिया गया है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 19 बताता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा जो ऑप्शन होगा अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो हमें पता है अनुच्छेद 19 में
6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक। अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक। वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, ठीक है। भारत में के राज्य क्षेत्र में कहीं भी संचरण का अधिकार है, ठीक है। किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने, बसने व निवास करने का अधिकार है, और कोई भी व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। तो हमारे जो अनुच्छेद 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है अनुच्छेद 19 से 22 तक का, ठीक है। अनुच्छेद 19 जैसे कि स्वतंत्रता के 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताता है, ठीक है। 19 आर्टिकल 20 बताता है हमारे आर्टिकल 19 हमें स्वतंत्रता का अधिकार बताता है, ठीक, जिसमें कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमने वर्णित की थी। आर्टिकल 20 बताता है अपराधों के लिए दोषी का अधिकार। आर्टिकल 21 बताता है हमारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 22 बताता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और जो भी हमारा विरोध है उससे संरक्षण किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सच अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। तो अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के लिए को एक मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संघ बनाने का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जैसे कि हमने देखा हम संघ बना सकते हैं आर्टिकल 19C के थ्रू, ठीक। कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 19A संघ बनाने का अधिकार नहीं, ये वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है। आर्टिकल 19G विचरण करने का अधिकार। तो आर्टिकल 19G को आर्टिकल 19 के अंदर से हटा दिया गया था, क्योंकि ये संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था। वहीं आर्टिकल 19B शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार रखता है, तो ये सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 20 संबंधित है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, ठीक है। तो अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 20। तो हमने आर्टिकल 20 में देखा था कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक का ऐसा जो उसने काम करा है वो एक तरह से अपराध के रूप में शामिल ना हो, वो तब तक का वो आरोपी नहीं माना जाएगा। इसमें ये भी बताया गया था कि भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। इसका मीनिंग है कि दिसंबर में जो लॉ था उस जब अपराध किया था तो दिसंबर में किया था, तो जो लॉ है उस हिसाब से ही उसे क्या बोलते हैं सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उससे पहले या उससे बाद में कुछ और लॉस थे या कुछ और लॉस आए तो उनके बेसिस भी उसे सजा मिले, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। एक व्यक्ति को एक ही बार ही दंड दिया जाता है, ये भी आर्टिकल 20 में बताया गया है, ठीक है। और खुद के विरुद्ध साक्षी होने के लिए उसे एक तरह से जबरन गवाही के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा, तो ये भी आर्टिकल 20 में इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुच्छेद में कहा गया है कि अब एक अपराध के लिए एक ही बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है, तो आर्टिकल 20 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 21 के थ्रू और दैहिक स्वतंत्रता के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निष्ठा का अधिकार शामिल है आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन या जो टैपिंग होती है किस मौलिक अधिकार में शामिल है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 21 में शामिल है। ना हम एक तरह से बिना किसी की परमिशन के फोन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से, जो कि 86 अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, जो कि 2002 में हुआ था, ठीक है। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, जैसे कि हमने देखा 21A
अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया है जो फ्री एजुकेशन और अनिवार्य शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 22 हमें यह अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है और अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर किसी भी न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत होने का भी अधिकार जो है वो आर्टिकल 22 में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों आदि में काम नहीं कराया जाएगा? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से, जो अक्सर पेपरों में देखा गया है। तो आर्टिकल 24 के थ्रू ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों आदि में काम नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल किए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल किए गए हैं अनुच्छेद 23 और 24, जिसमें अनुच्छेद 23 में ये बताया गया है कि मानव के दुर्व्यवहार और जो बालाश्रम, जो बेगार वगैरह होती थी या फोर्स लेबर है, उसको इंक्लूड करता है। जबकि आर्टिकल 24 ये बताता है कि कारखानों में जो बाल श्रम होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है। तो आर्टिकल 24 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है, तो वो अनुच्छेद 25 से संबंधित है। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें 25 से 28 तक का संबंधित है, जिसमें 25 में जो भी हमारे धर्म है उसे मानने के लिए, उसका आचरण करने के लिए, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। वहीं आर्टिकल 26 हमें धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की सुविधा देता है, की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 27 हमें किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर के समुदाय के बारे में बताता है। मतलब कि अगर कोई मंदिर बन रहा है तो उसके लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये बताता है आर्टिकल 27। और आर्टिकल 28 बताता है कुछ जो शिक्षा संस्थान है, किस तरह से के शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी या उसकी उपासना की जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 26 प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता की मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो आर्टिकल 27 में दी गई है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसमें ये एक तरह से ये कहा गया है कि जो भी राज्य का भी मतलब कोई भी जो सरकारी कुछ भी सरकारी चाहे उसमें कर्मचारी हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या फिर कोई भी मंत्री हो, राज्य में शामिल किए गए हैं, तो राज्य के किसी भी व्यक्ति को राज्य इसके लिए फोर्स नहीं करेगा कि वो टैक्स दे। जो भी अगर मतलब कि धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चाहे कोई मंदिर बन रहा है, चाहे कोई मस्जिद बन रहा है, या चाहे कोई गुरुद्वारा बन रहा है। ठीक है, कोई भी धर्म के नाम पर टैक्स राज्य द्वारा नहीं वसूला जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 27 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण शामिल है? तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण शामिल है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अल्पसंख्यक की व्याख्या कहाँ की गई है, तो आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 30 में भाषाई और धार्मिक अधिकार पर जो अल्पसंख्यक है उनका उल्लेख किया है। तो आर्टिकल 30 बताता है कि जो भी शिक्षा संस्थान हैं उनकी स्थापना और जो प्रशासन है वो उनकी स्थापना का भी अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 29 बताता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस तरह से किया जाएगा। तो यह आर्टिकल 29 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किसे मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो हमें पता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के थ्रू संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। पहले संपत्ति के अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 31 में की गई थी, लेकिन अब इसे हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है। तो इसकी अभी व्याख्या 300A में की गई है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार है एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसे ही भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करता है। सिर्फ ये डिफरेंस इतना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी की जा सकती है, दायर की जा सकती है। लेकिन जो हाई कोर्ट है उसमें मौलिक अधिकार व विधिक अधिकार दोनों के लिए रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कितने प्रकार के रिट या न्यायिक आदेश जारी किए जाते हैं? तो हमें पता है 5 तरह की रिट जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी की जा सकती है, जो कि है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस स्थिति में जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में हैबियस कॉर्पस का मीनिंग है यू मे हैव द बॉडी। ठीक है, तो किसी को भी सशरीर पेश करना। ठीक है, तो एक तरह से जो दोषपूर्ण कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, लेकिन उसे 24 घंटे तक का न्यायालय में पेश नहीं किया गया। ठीक है, तो अब हम रिट डाल सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट डाल सकते हैं कि उसे न्यायालय में पेश किया जाए। ठीक है, तो इसका जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर पेश करना। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में जो भी है या फिर किसी की गिरफ्तारी में जो भी है उसके खिलाफ दायर की जा सकती है। किसी ने गिरफ्तार करके रखा हुआ है तो उसके खिलाफ जारी की जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रिट निजी स्वतंत्रता का आधार है? तो जैसा कि हमें पता है बंदी प्रत्यक्षीकरण दैहिक स्वतंत्रता या प्राण की स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? तो वो है परमादेश। ठीक है, परमादेश का जैसे शाब्दिक मीनिंग है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ठीक है, ये उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो अपने कर्तव्यों या अपने कार्यों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, किसी एक लोकपद पे कोई भी अधिकारी है, ठीक, वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, अपने कानून को, अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ फरमादेश जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नतम न्यायालय को। ठीक है, कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रही है वो उसकी जो निम्नतम न्यायालय है उसकी आधिकारिकता के बाहर है, तो उच्चतम न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है। ऐसे उत्प्रेषणादेश का अभिप्राय है प्रमाणित करना या जारी करना। अब ये है कि अगर कोई भी केस चल रहा था, ठीक है, और जो निम्नतम न्यायालय है उसने अपना फैसला सुना दिया है, ठीक, लेकिन उसके वो क्षेत्राधिकार में नहीं आता। ठीक है, तो जो हायर कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये रिट जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये तभी जारी होगा मतलब प्रतिषेध या उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में यही अंतर है कि प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब केस चल रहा हो, लेकिन जो उत्प्रेषण है वो तब जारी किया जाता है जब केस क्लोज हो गया हो या फिर उसके बारे में निर्णय आ गया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निम्नतम न्यायालय को जारी रिट जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए जारी की जाती है तो वो है अधिकार पृष्ठ। अधिकार पृष्ठ का मीनिंग है कि किस अधिकार से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 33 के थ्रू सशस्त्र बलों के सदस्यों को
के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों में युक्त प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों में युक्त प्रतिबंध हमारे संसद लगा सकता है। ठीक है, तो अभी का टॉपिक क्या, अभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी यहीं एंड करते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा डीपीएसपी। कुछ मौलिक कर्तव्य देखेंगे, उसके बाद हम डीपीएसपी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और जो भी नोट्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है या नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।